बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू पैराडाइज कॉलेज शकरगढ़। डियर स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस क्लास में हमने आपके सामने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केसेस तक को डिस्कस किया था। हम अपने पहले वाले अंदाज में आते हैं कि हम रेलिवेंट एक्सरसाइज को कोशिश करेंगे कि आर्टिकल्स के साथ ही ब्रेक करके चलें। ठीक है, तो आज हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे जो एक्सरसाइज से मुतल्लिका हैं। तो आइए शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन यू हैव ऑलरेडी डन। मैं स्टेटमेंट इसकी पढ़ देता हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी? बताइए, अगर एक बॉडी इक्वल टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर करे तो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, और अगर ना करे तो वेरिएबल होगी। आप याद कीजिए, वेलोसिटी वाले आर्टिकल में हमने इस सारी टाइप्स को यूनिफॉर्म, वेरिएबल, इंस्टेंटेनियस, एवरेज को डिस्कस किया है। तो अगर कोई प्रॉब्लम आपको पेश आए तो आप उस लेक्चर को यूट्यूब पे मौजूद है, आप चेक कर लीजिए, टाइटल उस पर लगा हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं बल्कि वेरिएबल होगी तो फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है। आप इसको डिस्कस कर चुके हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसके यूनिट्स बताने हैं। तो जो फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, यू हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो आपने इसमें जस्ट डेफिनेशंस बतानी है और इसमें कुछ नहीं है, और इनके यूनिट्स को बताना है। तो 3.1 मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है 3.1, ये आप कर चुके हैं पहले ही। ठीक है, आप प्रीवियस लेक्चर को देखें, आपको इसकी समझ आ जाएगी। हम 3.2 पे चल रहे हैं। स्टूडेंट्स, 3.2 है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। एक बॉडी को नीचे से ऊपर को फेंका गया। डिस्कस द साइन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी relative to velocity while the object is in air। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि आप इसको इस तरह से समझ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स इधर देखिए, एक ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर को फेंका गया फ्रॉम ग्राउंड सरफेस टू अपवर्ड। तो देखिए इसकी वेलोसिटी लगातार डिक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ज़मीन की वो डाउनवर्ड है। ठीक है, जो वेट के बराबर है। तो आप देखिए न्यूटन लॉ क्या कहता है, जब वेलोसिटी फोर्स के ऑपोजिट हो तो वेलोसिटी लगातार कम होती 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 आखिर रुक जाएगी। ठीक है, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। इसका मतलब है जब तक ये बॉडी ऊपर को मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है, और अगर मैक्सिमम हाइट पे पहुंचने के बाद बात करें तो ये बॉडी डाउनवर्ड जब मूव करेगा तो फिर इसकी वेलोसिटी मुसलसल ज़ीरो से बढ़ती बढ़ती मैक्सिमम ग्राउंड तक होगी। उसकी वजह क्या है कि इस वक्त जब वो बॉडी ऊपर से नीचे आएगा तो फोर्स और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होंगे, तो वेलोसिटी बढ़ेगी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो हम इसका आंसर अब लिखते हैं। Yes, when a body is moving upward, its velocity gradually decreases and finally becomes zero। क्यों? क्योंकि gravitational force of earth and velocity are opposite। So न्यूटन लॉ क्या कहता है, जिस तरफ फोर्स हो उसी तरफ एक्सेलरेशन होता है। So velocity and gravitational acceleration are opposite, which means gravitational acceleration is नेगेटिव। जी,
जब तक ये ऊपर को मूव करेगा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। होपफुली यू गेट इट। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। 3.3 है, कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मैं यहाँ पे जब भी ये शॉर्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं छोटी सी अमेंडमेंट करा देता हूँ कि जहाँ लिखा है ना व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, आप इसको कर लें व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। जी डियर स्टूडेंट्स, 3.3 है। 3.3 की स्टेटमेंट में ये कहता है कि कैन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिवर्स द डायरेक्शन व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो मैं जब भी ये क्वेश्चन कराता हूँ मैं व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ये छोटी सी अमेंडमेंट आप लोग भी कर लें कि क्या ऐसा हो सकता है कि जब किसी बॉडी की वेलोसिटी रिवर्स हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे, क्या ऐसा हो सकता है? आइए इस पर बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अपवर्ड फेंकते हैं तो आप ये देखते हैं कि वेलोसिटी और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों ऑपोजिट हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि अब वेलोसिटी हर पल चेंज कम होती 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 आखिर ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन जब ये बॉडी ऊपर को जा रहा था तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नेगेटिव था, यानी इसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब मैंने एक दफ़ा पहले भी आपको बताया था कि 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है हर सेकंड में 9.8 की कमी आ रही थी और आखिर ये वेलोसिटी ज़ीरो हो गई। जब ये ज़ीरो होगी तो यहाँ पर ये बॉडी रुक तो नहीं जाएगा। अब जो फोर्स है वो तो मुसलसल डाउनवर्ड है, लेकिन अब बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करेगा और बॉडी भी नीचे को मूव करेगा। जब ये नीचे को मूव करेगा तो अब हर सेकंड में वेलोसिटी में 9.8 मीटर पर सेकंड इजाफा होगा। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड इसमें कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी वाकई ही टॉप हाइट पे जाके रिवर्स हो गई। लेकिन एक्सेलरेशन पहले माइनस में था, अब प्लस में है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। होपफुली आप इस बात को समझ गए होंगे। यानी पहले हर सेकंड में 9.8 डिक्रीज होती 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 ये ज़ीरो हुई, अब हर सेकंड में 9.8 इंक्रीज करती करती ये फिर ज़मीन तक आते हुए मैक्सिमम हो जाएगी। तो मुराद ये है कि मैग्नीट्यूड एक्सेलरेशन की कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए मैग्नीट्यूड का वर्ड आपको लिखवाया। आइए अब इसको लिखते हैं। यस, बिकॉज Yes, because when an object is thrown vertically upward, its velocity decreases gradually and becomes zero finally. फ्रॉम देयर, यहां से वेलोसिटी रिवर्स इट्स डायरेक्शन, वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है, यानी अब डाउनवर्ड हो जाती है। एंड इंक्रीजेस ग्रेजुअली, और मुसलसल बढ़ रही है। बट मैग्नीट्यूड ऑफ जो कितनी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। अगर मैग्नीट्यूड का वर्ड ना लगाएं तो फिर बात डिफरेंट हो जाती है, इसलिए मैग्नीट्यूड की सेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। 3.4 जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें 4 छोटी छोटी स्टेटमेंट्स हैं और हर स्टेटमेंट के बारे में बताना है कि ये स्टेटमेंट्स गलत है या सही, और रीज़न के साथ, यानी स्पेसिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ओके, इसकी हर स्टेटमेंट का आपके सामने मैं आंसर बताऊंगा, येस में या नो में। पहले में कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट वेलोसिटी इवन इट्स स्पीड इज चेंजिंग। अगर एक बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकती है? देखें बेटा,
जब स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी लाजमी चेंज होगी, चाहे आप स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर लें या किसी भी पाथ की बात कर लें। स्पीड ऐसा हो नहीं सकता कि स्पीड चेंज हो, क्यों? स्पीड क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो जब स्पीड चेंज होगी तो फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लाजमी होगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि स्पीड यूनिफॉर्म रहे, स्पीड चेंज हो और वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहे। तो वेलोसिटी के यूनिफॉर्म रहने के लिए स्पीड का यूनिफॉर्म होना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है कि आप बात समझ गए हैं। तो इसका ए पार्ट है नो, बिकॉज velocity definitely change when स्पीड चेंजेस। इस बात की एक्सप्लेनेशन हमने स्पीड वेलोसिटी वाले आर्टिकल में काफ़ी एग्जांपल्स दी थी। आप उन आर्टिकल्स को भी अब देखें तो इसमें आपको काफ़ी इसमें वाइड एग्जांपल्स मिल जाएंगी, ठीक है। इसका बी पार्ट क्या कहता है? देखें बेटा, बी पार्ट में कहता है एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ कांस्टेंट स्पीड। क्या एक बॉडी की स्पीड कांस्टेंट हो सकती है जबकि वेलोसिटी चेंज हो रही हो? इवन इट्स वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो बिल्कुल हो सकता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे तो ऐसा मुमकिन है। वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज होगी क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट है, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है। आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि फॉर एग्जांपल ये एक पाथ है, इस पाथ पे एक बॉडी मूव कर रहा है, इस पूरे पेरीमीटर के दौरान उसकी स्पीड कांस्टेंट है, लेकिन वेलोसिटी पॉइंट ए पर पॉइंट बी पर दो डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी फिर भी चेंज हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शनल क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप देखेंगे कि स्पीड यूनिफॉर्म होने के बावजूद वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक वजह होती है जब स्पीड और वेलोसिटी कांस्टेंट हो, जब पाथ स्ट्रेट हो, ठीक है। इसके अलावा वेलोसिटी हमेशा बदलती है चाहे स्पीड कांस्टेंट हो या ना हो। तो आपने याद रखना है कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो उसकी स्पीड, या कोई भी कर्व पाथ, ये भी याद रखें किसी कर्व पाथ में भी ऐसा हो सकता है। बहरहाल आप कहेंगे कि ये बात करेक्ट है, यस। Because in circular motion, if a body is moving with uniform speed in a circular path, तो फॉर एग्जाम्पल स्पीड इसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी, वो चेंज नहीं हुई, लेकिन वेलोसिटी जो है अलोंग द टेंजेंट वो ज़रूर चेंज होगी डायरेक्शन की वजह से। तो ये इसका बी पॉइंट पार्ट है। सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट है, क्या किसी बॉडी की वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है? एन ऑब्जेक्ट कैन हैव अ ज़ीरो वेलोसिटी इवन इट्स एक्सेलरेशन इज़ नॉट ज़ीरो। देखें बच्चे, बिल्कुल हो सकता है। चलती कार को जब सडनली ब्रेक लगेगी तो सडन ब्रेक में क्या होगा कि जी स्टूडेंट्स इसको समझ लीजिए, जब चलती कार को सडन ब्रेक, हंगामी ब्रेक लगे और कल चलती कार एक पल में रुक जाए, रोकनी पड़ जाए, तो बताइए इस दौरान इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फ़ौरन ज़ीरो हो गई। एट द इंस्टेंट वेलोसिटी कम्स टू ज़ीरो, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी में बहुत बड़ा चेंज आया है बड़े थोड़े टाइम में, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन लार्ज नेगेटिव वैल्यू होगी, समझ गए? ज़ीरो नहीं होगा लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसा मुमकिन है, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है, यस। जी बिल्कुल ऐसा होगा, जब कार को सडनली स्टॉप कर दें तो इसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन लार्ज नेगेटिव होगा, नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कार 10 मीटर पर सेकंड से चले मूव कर रही थी, तो एक सेकंड में वेलोसिटी 10 से ज़ीरो हो गई, तो एक्सेलरेशन क्या होगा?
अगर 1 सेकंड में आपने कैलकुलेट किया तो 0 माइनस 10/1, तो ये -10 मीटर/सेकंड आएगा, ये 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, इसके डी पार्ट की बात करते हैं। डी पार्ट में ये कहता है, डी पार्ट में कहते हैं एन ऑब्जेक्ट सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट एक्सेलरेशन कैन रिवर्स इट्स डायरेक्शन इट्स वेलोसिटी। ये जो इसका डी पार्ट है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3.3 है। यस, आपने 3.3 का आंसर जो अभी लिखा है कि क्या एक बॉडी की अपनी वेलोसिटी को रिवर्स कर सकता है जबकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे, तो आप बताएंगे यस। अगर एक्सेलरेशन की मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहे तो ये जो 3.3 है यही इसके डी पार्ट का आंसर है और ये बात करेक्ट है। मैं इसको दोबारा नहीं लिखूंगा क्योंकि यही बात आप 3.3 में कर चुके हैं। तो ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। 3.5, आइए देखते हैं इसको। A man standing on the top of a tower, एक आदमी टावर से की टॉप पे खड़ा है और टावर की फॉर एग्जांपल आप हाइट h ले लेते हैं। थ्रोज ए स्ट्रेट बॉल अप विद इनिशियल वेलोसिटी vi, अपने हाथ से एक बॉल को सीधा ऊपर को फेंकता है। चले, ये बॉल है फर्स्ट बॉल, इसको vi वेलोसिटी से अपवर्ड फेंका। vi कितनी है, जो भी है। एंड एट द सेम टाइम, और उसी लम्हे एक दूसरी बॉल है सेकंड बॉल, जिसको डाउनवर्ड फेंका सेम स्पीड से। यानी एक बॉल को उसने अपवर्ड फेंका और एक बॉल को सेम स्पीड से ये उसने फेंका डाउनवर्ड। ठीक है, यानी जिस स्पीड से ये फेंकी गई उसी स्पीड से ये सेकंड बॉल फेंकी गई। अब वो कहते हैं विच बॉल विल हैव लार्जर स्पीड व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, कौन सी बॉल जमीन से ज्यादा स्पीड से टकराएगी जबकि एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें। एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दिया, आइडियल केस है। अब बच्चों एक बात देखें, अगर उसका सवाल ये होता ना कि ये फर्स्ट बॉल है, ये सेकंड बॉल है, कौन सी बॉल पहले टकराएगी, तो आप कॉमन सेंस से फौरन कहते कि 1 वाली बाद में टकराएगी, 2 वाली पहले टकराएगी, क्योंकि ये सीधी नीचे आ रही है और ये ऊपर जाके नीचे आएगी। ये तो ठीक है, लेकिन सवाल है कि कौन सी बॉल जमीन से फास्ट टकराएगी, यानी जमीन से टकराएगी मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ या मैक्सिमम स्पीड के साथ। तो मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये वो लेवल है जिस पर बॉल्स फेंकी गई। ठीक है, ये सेंटर से सेंटर मैंने एक लेवल ड्रॉ कर लिया। इमेजिन कर लें ये कोई लेवल सरफेस है या कुछ भी है। तो बेटा जो बॉल ऊपर को फेंकी गई उसकी वेलोसिटी लगातार कम होगी अंडर नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि g की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर/सेकंड स्क्वायर g की मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो जिस बॉल को ऊपर फेंका उसकी वेलोसिटी हर सेकंड में 9.8 कम होती 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 आखिर उसने रुकना है और बॉल स्टॉप करेगी। ठीक है, जब बॉल स्टॉप करेगी तो फिर ये टॉप हाइट से नीचे आएगी और हर सेकंड में 9.8 का इजाफा होगा और इजाफा करती करती इसी लेवल पर आएगी तो वेलोसिटी एग्जैक्टली उतनी हो जाएगी जितनी इसकी है। मींस जिस वेलोसिटी से अपवर्ड फेंकी गई थी सेम लेवल पर आएगी तो वेलोसिटी फिर उतनी ही गेन कर लेगी जिस लेवल पर बॉल 2 है। इसका मतलब है दोनों बॉल्स की वेलोसिटी एक जैसी बढ़ेगी और दोनों सेम स्पीड से ग्राउंड से टकराएंगी। बात समझ आई है? क्योंकि जो बॉल ऊपर को फेंकी थी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती होती 0 और फिर इंक्रीज होती हुई उस लेवल पर उतनी हो जाएगी जिस लेवल पर 2 बॉल है, सेकंड बॉल है, और दोनों बॉल्स डाउनवर्ड वेलोसिटी के साथ सेम लेवल पर आ गई हैं। तो अब दोनों की वेलोसिटी मजीद बढ़ती जाएगी, एक जैसी बढ़ेगी क्योंकि g कांस्टेंट है। मेरा ख्याल है बात आप समझ गए हैं कि बोथ बॉल्स विल स्ट्राइक द ग्राउंड विद द सेम स्पीड। Because
कि फर्स्ट बॉल वो भी सेम स्पीड को गेन कर लेगी सेम लेवल पर, यानी टॉप ऑफ द टावर। पहले ये ऊपर गई थी, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगी, और ये टॉप ऑफ द टावर पॉइंट पे जब वापस आएगी तो इसकी स्पीड दूसरी बॉल की स्पीड के बराबर हो जाएगी। ठीक है, बल्कि इसको और बेहतर कर देते हैं, एज सेकंड बॉल। चले सेकंड का भी जिक्र आ गया कि फर्स्ट बॉल सेम लेवल पर सेम स्पीड गेन कर लेगी जैसे कि सेकंड बॉल ने गेन की थी। तो होपफुली यू गेट इट कि ये दोनों बॉल्स सेम, लेकिन ये ऐसा तब है जब एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये आइडियल केस की बात हो रही है, एयर फ्रिक्शन यहाँ पे इग्नोर है। 3.6 शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, बाद शॉर्ट क्वेश्चन में कई कई पार्ट होते हैं, तो आप समझें कि शायद इतना बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा, तो ज़रूरी नहीं है सारा ही आए। आपसे जो पार्ट पूछा जाए आप उसका आंसर करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ कहता है एक्सप्लेन द सर्कमस्टांसेस, वो कौन सी सूरत हाल होगी, उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करें। कब? जब किसी कार की वेलोसिटी और उसका एक्सेलरेशन दोनों पैरेलल होंगे। पहला पार्ट है पैरेलल के लिए, तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में कहता है कि कब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल होगी। तो बेटा एक्सेलरेशन के बारे में असूल याद रखना कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की, यानी जिस तरफ टोटल फोर्स बॉडी पे लगती है उस तरफ एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है। अगर कार की वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब है इंजन फोर्स लगा रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो इसका मतलब है कार की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हुए। मैं पहले बता चुका हूँ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो अगर इंजन फोर्स लगा रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पैरेलल हैं। ऐसा आपको कब पता लगेगा? जब सिंपल सी बात है, जब वेलोसिटी बढ़ रही होगी। ठीक है, तो आप इसके आंसर में ये सारी बातें इंजन विंजन नहीं लिखेंगे, आप इसको बताएंगे बस कि जब वेलोसिटी कार की इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के पैरेलल है। आइए इसको लिखते हैं। व्हेन जी स्टूडेंट्स, जब कार की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है अप्लाइड फोर्स के ज़रिए असर, इसका मतलब है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन पैरेलल है। मतलब आप इसको ऐसे समझ लें, एक कार ईस्ट की तरफ जा रही थी और इंजन भी ईस्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पैरेलल होंगे। तो ऐसा जब होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब है ये दोनों पैरेलल हैं। आइए बी पार्ट में बात करते हैं, ये दोनों एंटी पैरेलल कब होंगे। बी में कहता है एंटी पैरेलल। तो बेटा इसकी मिसाल ऐसे समझ लें कि एक कार मूव कर रही थी ईस्ट की तरफ, लेकिन ब्रेक लगानी पड़ गई, कार को रोकना पड़ गया, या मुखालिफ फोर्स कोई और लगा ली। जैसे भी ऑपोजिट फोर्स जब लगाएंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी, तो फिर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों एंटी पैरेलल होंगे। ठीक है, तो इसका जवाब है When velocity of a car is in decreasing under retarding force, जो रोकती है। ठीक है, retarding force कोई फोर्स है जो रोक रही है उसको, implies that, इसका मतलब है एंटी पैरेलल। ठीक है, नंबर 3, कब दोनों परपेंडिकुलर होंगे। यस, नंबर 3 में 3 के आंसर के लिए आप एक छोटी सी बात को देख लें कि बेटा कार अगर सर्कल में मूव करे तो आप देखेंगे कि जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है अंडर सेंट्रीपिटल फोर्स, तो फोर्स हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर होती है, और जिस तरफ फोर्स है उसी तरफ एक्सेलरेशन होता है, और वेलोसिटी अलोंग दैट टेंजेंट होती है। तो ऐसे केस में दोनों के दरमियान एंगल हमेशा 90 रहेगा, चाहे जहाँ मर्जी चेक कर लें। ठीक है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। कब? जब कार या कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करेगा। ठीक है,
यस, व्हेन अ कार इज मूविंग इन अ सर्कल इट्स सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ए के साथ छोटा सा सी लिखा है, ठीक है। ये आप चैप्टर 5 में पढ़ेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह उसमें डिटेल से आएगी। और टेंजेंशियल वेलोसिटी, सर्कुलर मोशन में या कर्व पाथ में वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट होती है, इनके दरमियान एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, तो ये परपेंडिकुलर होंगे जी। नंबर 4th पार्ट, वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो ना हो, तो वही बात, जब कार को सडनली स्टॉप करेंगे वेलोसिटी कम्स टू ज़ीरो, लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज होके ज़ीरो हुई है, तो वेलोसिटी में तो चेंज आया है, ठीक है। तो इसका 4th पार्ट है, तो वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी लेकिन एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं होगा। 5th और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो ना हो, तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा। तो नंबर 5 है। जी, जब कार की वेलोसिटी बच्चों यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है लेकिन वेलोसिटी तो ज़ीरो नहीं है। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट सर्कमस्टांसिस को हमने डिस्कस कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। 7 में आपके साथ एक छोटा सा 7 शॉर्ट क्वेश्चन में एक छोटी सी कंडीशनल गुफ्तगू है। वो कहता है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। आप खुद बताएं, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होता है, लेकिन ये पूछ रहा है क्या मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज़ अ स्पेशल केस। कौन सा स्पेशल केस ऑफ मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, डिस्कस। देखिए कहते हैं मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी और मोशन विद बेसिकली मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाली बात है स्पेशल केस में। स्पेशल केस का मतलब है कि ये थोड़ी सी हमारी आम डेफिनेशन से बात बज़ाहिर हट जाती है। कैसे? जब एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा तो ज़ीरो भी तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, तो बिल्कुल बात ठीक है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बंदे की पॉकेट में कोई पैसे नहीं है, पूरा हफ्ता जेब खाली है, तो अपने दोस्तों को भी ये कहता फिरे आई पोजेस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ मनी, तो बात तो ठीक है कि वो कांस्टेंट है और पूछे है कितने, तो कहे ज़ीरो। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो है और ज़ीरो एक कांस्टेंट नंबर है, तो ये स्पेशल केस में ये बात ठीक है। वरना हम ज़ीरो जब भी बात करते हैं तो उसको कांस्टेंट की टर्म में लेते ही नहीं है, कहते हैं ज़ीरो है तो बात ही ख़त्म हो गई, तो बात उसकी गलत नहीं है। आइए अब इसको लिख लेते हैं 3.7। Motion with constant velocity implies that acceleration is zero, which is also constant। तो जब एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो ज़ीरो भी एक कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। तो ये बात करेक्ट है। आइए नंबर 8 की बात करते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों आपने खुद पहले से किया हुआ है, याद करें। कहता है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम फॉर एन ऑब्जेक्ट फॉर ए गिवन फोर्स एंड स्टेट। तो बेटा ये न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, ये मैं नहीं बताऊंगा अभी क्योंकि ये हमने न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल अप्लाइड फोर्स, इसमें हमने काफ़ी चीज़ें एग्जाम्पल साथ डिस्कस की हैं। अगर आपको कोई दुश्वारी पेश आए तो वो आप प्रीवियस लेक्चर्स देखें यूट्यूब के ऊपर, ये टाइटल लगा हुआ है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम, वहाँ से आपको ये बात मिल जाएगी, ठीक है। तो ये अब बार बार इसे हम बोर्ड पे इसलिए नहीं करेंगे कि यही क्वेश्चन तो हमने किया हुआ है, ये प्रूफ किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी आपने किया हुआ है, तो आप अपने उस लेक्चर में से ले लीजिए। और ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी आपने किया हुआ है, इम्पल्स को डिफाइन करें और इसका लीनियर मोमेंटम से क्या रिलेशन है, ये भी हमने शॉर्ट क्वेश्चन बना के किया था। इम्पल्स बताया था, इम्पल्सिव फोर्स बताई थी, इम्पल्स लेने की वजह बताई थी, ठीक है। जब फोर्स इतनी लार्ज हो कि वो मेजर ना हो सके और टाइम इतना स्मॉल हो तो हम इनका प्रोडक्ट लेते हैं, सारी बातें की हैं। तो इम्पल्स वाला क्वेश्चन भी आपने किया है। इम्पल्स बेसिकली प्रोडक्ट होता है
large force or very short time. Time is too short to measure, force is too large to measure, and their product is a constant value. और ये आती है change in momentum के, तो ये भी आपने किया हुआ है अपनी previous मोमेंटम वाले आर्टिकल के साथ वाली वीडियोस देखिए, ये आपको टाइटल लगा हुआ मौजूद होगा। सो आज का हमारा काम इन फर्स्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करना था। हम हाफ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर चुके हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी लंबे थे जिनमें 4-4 पार्ट आए, 5-5 पार्ट आए, तो आप समझेंगे शायद इतने लंबे शॉर्ट क्वेश्चन तो कोई एक पार्ट आपसे पूछ सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर किसी किस्म की आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।